आपको चाइना ने तो नहीं कहा था ना कि धरना दे, कहा था आपको? चाइना ने ये भी नहीं कहा था कि आप हमारा जो गवादर का काम हो रहा है वो बंद कर दें। हम्म, आपको सऊदीया ने तो नहीं कहा था ना कि आप हमारा हमारे खिलाफ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाए मलेशिया और टर्की के साथ। हम्म। ना आपको मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मेरे खिलाफ बात करो। ना आपको ये इल्हाम हुआ था कि अमेरिका से साजिश हो रही है। तो क्या हम अपने गिरेबान में झांक के देख लें पहले? सही बात। अपने गिरेबान में झांकनी पड़ेगी चीजें कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हमारी पॉलिसी म्यूजिकल चेयर की तरह होगी कि हम्म। आज इधर कल उधर परसों उधर और तरसों उधर, तो फिर तो गॉड विल हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है वो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। ये अशफाक तोला, ही इज वेल नोन बाय यू, और सभी इन्हें जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टोला एसोसिएट, और अगर बात की जाए तो ही इज ऑल्सो टेक एक्सपर्ट। तो हम जो है आज उनसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये टैक्सेस लगे हैं बजट के बाद, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, क्या इकोनॉमिकली पाकिस्तान में कुछ चेंजेस देख सकते हैं इस टैक्स के लगने के बाद, कि ये टैक्सेस जो है वो सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने खाते के अंदर ले रही है, या गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने जो है वो जो भी उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, क्या वजूहात हैं। आज सब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं तशरीह कर देता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का। और तोला एसोसिएट्स में मैं पहले प्रेसिडेंट था। अब मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ी आपके नादरीन के लिए। जी जी बिल्कुल। सर, हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हमने सुना है कि आप जो है वो निगरान हुकूमत में भी पहले रह चुके हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा ये जो सीजीटी लगा है, इस दफा अवाम से कैपिटल गेन टैक्स लगा है। तो ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है, तो इसमें नॉन फाइलर्स पर इतनी सख्ती क्यों की गई है, और क्या वजूहात है जो नॉन फाइलर्स पे इतनी सख्ती की गई है, और फाइलर्स को इतनी क्यों छूट दे दी गई है, क्यों इतना डिफरेंशिएट किया गया है इन दोनों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नॉन फाइलर की इत्तला जो थी वो 2015 में हमने स्टार्ट की थी, और हमने सिर्फ की थी बैंकिंग डिपॉजिट्स। और वजह ये थी कि लोग बैंकों में डिपॉजिट रखवाते थे और कोई इतना इन पे चेक नहीं। तो पर्पज ये था कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको मेन स्ट्रीम में या धारे में लेके आए, वहां पर वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। मगर ये आदत बन गई और एफबीआर को रेवेन्यू आने लगी, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, अब रेवेन्यू आ रही है तो अब ठीक है, फाइलर बने ना बने हमें को प्रॉब्लम। पर्पस कुछ और था, मगर मकासद का हल हमसे हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए फिर ये हुआ कि जी अब एक मार्क डिस्टिंक्शन कर देनी चाहिए। और अब देखें, यहाँ तक डिस्टिंक्शन हो चुकी है कि 15 के 45 थ्री टाइम्स। जी अगर फिर भी कोई टैक्स पेयर नहीं बनता तो मेरा ख्याल है फिर इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी, या उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है एफबीआर के लिए कि जो टैक्स पेयर नहीं है उनसे टैक्स लें। इसको एक अपनी आमदन का जरिया ना बना लें, और इससे कोई करप्शन ना फैलाएं। इससे आप मीनू इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें, टैक्स भी लें और कार्रवाई भी करें। तो इस वजह से इसके बाद आपको ठीक मिलेगा, और फाइलर के लिए रेट है बहुत नॉर्मल है। सही। ठीक। अच्छा सर, मौजूदा जो गवर्नमेंट आईएमएफ का प्रोग्राम जो शामिल हुआ है, तो ये जो टैक्सेस लगे हैं, तो एक वजह तो ये है कि महंगाई में इससे और इजाफा हो रहा है, और कोई महंगाई कम नहीं हो रही। बिजली के अगर हम रेट देखें, बिल देखें, इस दफा के जो आए हैं तकरीबन जो है वो डबल के करीब आए हैं, और तो अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो जो है वो ये भरना जो है वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो ये महंगाई तो अगर देखा जाए तो ये बढ़ रही है।
तो आपका क्या कहना है कि अवाम के हक में ये फैसला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए और आगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो अवाम की रिलीफ का सोच बहुत मुश्किल है। माँ सिवाय एक प्रोग्राम हुआ था जो आपने देखा होगा 2013 से 16 के तक। उसमें अवाम को रिलीफ भी मिली थी, मुल्क की तरक्की भी हुई थी और सब कुछ हुआ था। और इसके बाद अब जो जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं ना, उसके बाद अवाम की रिलीफ का तो सोचा भी नहीं जाता। और जहां जी। तक आप भी ये बेहतर समझती हैं कि इसमें हमने कोशिशें जरूर की हैं हम सब ने कि किसी भी तरीके से आवाम को रिलीफ मिले, मगर इस बजट में तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है आवाम पे अंधाधुंध टैक्स लगा दिए गए। बिलखुसूस आज जो फाइनेंस एक्ट जो बना है उसमें तो मजीद जिसके 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, जिसपे जितना टैक्स लगेगा उसका उतना 10% सरचार्ज भी लगा। तो अगर एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस कर रहा है उसका 45% टैक्स होगा, 10% उस पर सरचार्ज यानी कि 50% के करीब वो टैक्स पे पहुंच जाएगा। और अगर वो 15 से 30 करोड़ की इसकी इनकम होगी तो वो 10% सुपर टैक्स भी देगा। तो उसका मतलब है वो 60% अपनी आमदन का टैक्स दे देगा, जो बैंकों के टैक्स से भी ज्यादा है। तो मैं तो ये हैरान रह गया हूँ कि इस किस्म की टैक्सेशन से, रिग्रेसिव टैक्सेशन से आप क्या चाह रहे हैं। इससे बेहतर ये होता कि आप उन कंपनीज को टैक्स करते जो डिविडेंड नहीं दे रही हैं। आप एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स करते कि उनका जिस तरीके से मिनिमम एसेट टैक्स लगाते। आप दुकानदारों पे सही से टैक्स लगा देते। आप रियल एस्टेट की ट्रू इनकम पे टैक्स लगा देते। तो मेरा ख्याल है कुछ जायज बात बनती। मगर इस किस्म की रिग्रेसिव टैक्सेशन करना सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी नाअहली को छुपाएं, मेरा ख्याल है ये आवाम तस्लीम नहीं करेगी। मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि आवाम का एक बहुत बड़ा एजिटेशन मुझे आईएमएफ के इस प्रोग्राम के बाद और इस हम्म। बजट के बाद नजर आ रहा है। क्योंकि अभी 5 रुपए 83 पैसे की आपकी जो टैरिफ एडजस्टमेंट होगी, फिर और कई एडजस्टमेंटें आएंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आज अगर 20-25% से ज्यादा इन्फ्लेशन मेरा ख्याल है बढ़ जाएगा अगर, तो आवाम और तकलीफ में आएगी और मेरा ख्याल है उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और उनको फिर मेरा ख्याल है लाजिम होगा कि वो सड़कों पे निकले। और उसका बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, कोई सियासी हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता सही। अच्छा, ये जो सर टैक्सेस जो लगे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये टैक्सेस के पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा तो अगर हम देखें तो और बढ़ता जा रहा है, आवाम के लिए तो सर कुछ भी नहीं बचा। जैसे गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो अगर कोई भी मिनिस्टर वगैरह अगर फॉर एग्जाम्पल निकल रहा हो तो उसके पीछे तकरीबन 20-30 गाड़ियां होती हैं, हमने देखा है। उसमें पेट्रोल भी कितना लगता होगा, जाहिर है। तो ये जो है वो एक्सपेंसेस तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के ही बढ़े जा रहे हैं। अवाम जो है वो हम देखते हैं कि रिक्शा या पब्लिक जो है वो व्हीकल्स में ट्रेवल कर रही होती है मिडिल क्लास। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे कोई जो है वो, आपको लगता है रिलीफ मिलेगा या मजीद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्सेस और बढ़ाएंगे? है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि गवर्नमेंट के अपने अखराजात काफी हैं, मगर इतने नहीं हैं जितने आवाम को हम बताते हैं। मगर हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कमी वाकई होनी चाहिए। एक सिंबॉलिक होती है कि भाई जी हम खुद ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। मैं खुद मिनिस्टर रहा, मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली। गाड़ी भी मेरे पास एक पुरानी थी, 20-30 गाड़ियां नहीं थी, कोई गार्ड वगैरह कुछ मैंने नहीं लिया था। और ना तनख्वाह ली थी ना कोई और खर्चा लिया था। रहना खाना पीना भी मैं अपनी जेब से, पेट्रोल वगैरह सब अपनी जेब से देता था, ट्रैवलिंग के सारे expense। तो मेरे बाद हो सकता है मुझसे पहले भी लोग हों, मेरे बाद भी लोगों ने इसकी तकलीफ की है। अभी भी ये कैबिनेट तकलीफ कर रही है कि वो नहीं ले रहे। दूसरी जानिब जहां आपने मुझे ये बात की है, जो सबसे बड़ा खर्चा है हमारा वो है डेट सर्विसिंग का। जो इंटरेस्ट पेमेंट हम करते हैं ना, जो हमारे लोन पे सूद की हम्म। अदायगी, वो 1 परसेंटेज पॉइंट अगर होती है ना तो उसका 434 अरब रुपए जाता है। तो पूरी सरकार ये 3% सूद में तो पूरी सरकार चल जाती है। मगर ये अगर कम कर दें, और मेरा ख्याल है अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम ये नहीं कर सकेंगे, मगर ये हम्म। आपको किसी ना किसी तरीके से कोशिश ये करनी होगी कि आप अपना प्लान बनाएं। हाँ ठीक है, सख्तियां आवाम झेलने के लिए तैयार है, मेरी कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर ये नहीं हो सकता कि इस कुर्बानी का मुझे समरात ना मिले। फिर कोई भी हम्म। कुर्बानी होती है, इसके समरात होते हैं, उसके समरात भी मुझे चाहिए। तो इस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद और ये जो
मेरा ख्याल है माशी टीम की जो प्लान है मैं उससे एग्री नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ उसके बाद आपकी मईशत में बड़ा भौचाल आए, सही ना बात। कि आप कोई दुरुस्तगी की तरफ जाए। सही। अच्छा सर, पहली बात जो गवर्नमेंट ने ना पहले भी यही कहा था कि हम जो है वो अब आईएमएफ के प्रोग्राम से जो है वो निकल जाएंगे कुछ साल में ना, तकरीबन 1 साल में। तो क्या लग रहा है ये टैक्सेस बढ़ने के बाद कोई इम्कान है कि गवर्नमेंट जो है वो ये आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएगा और ये टैक्सेस जो है वो पॉजिटिव साबित हो सकता है आवाम के लिए? देखिए, ये 1 साल का प्रोग्राम नहीं होगा। अगर होगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो होती है वो 3 साल मिनिमम। तो 1 साल हम्म। में तो निकलने का मेरा ख्याल है नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जरूर इरशाद फरमाया है कि आखिरी प्रोग्राम होगा। वो आखिरी प्रोग्राम हम 2013 से 15 कर चुके, 13 से 16 तक कर चुके थे, और बड़ा सक्सेसफुली हमने खत्म कर दिया था। 3 साल हम्म। तक हम नहीं गए, और फिर एक माशी टीम आई जिन्होंने बोला नहीं, आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर हम्म। वो माशी टीम की चली और पूरी कौम फिर पिस रही है। आप देखें, 18 से या 19 से लेके आज तक क्या आवाम की कोई खुशहाली आई कि जबू हाली हुई है? मेरा ख्याल है जबू हाली हुई है। तो आईएमएफ आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको अपनी रेसिपी खुद बनानी है, और अपनी रेसिपी पे अमल करते हुए इस कौम को आपको रिलीफ देना है। वो आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब आपकी अपनी रेसिपी होगी और आप अपना डिसिप्लिन खुद कायम करिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा सर, चलिए टैक्सेस लग रहे हैं, लोग भी रहे हैं भरने वाले, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो ओल्ड सिटीजन 60+ जो लोग होते हैं उनको रिलीफ दे देना चाहिए, उनको छूट दे देनी चाहिए? और इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस और ये जो हमारे एजुकेशन जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको रिलीफ दे देना चाहिए ताकि ये अपना नया अकाउंट बनाए, इनको थोड़ा सा हौसला मिले? अगर ये टैक्सेस लगते रहेंगे ये, तो बिल्कुल भी जो है वो लोग जो है वो नया अकाउंट जो है वो नहीं क्रिएट कर अकाउंट से ये है कि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इनकम है जिसकी, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा ना। तो स्टूडेंट्स वगैरह की इनके ऊपर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मैं आपको ये जरूर कहता हूँ, हाँ, वो नॉन फाइलर के और जो चक्कर हो जाएंगे, इनकी सिम बंद हो जाएंगी, वहां पर इनको कोई चीज सोचनी पड़ेगी कि क्योंकि आपके पास 10 करोड़ ऐसी सिम है जो इंडिविजुअल नेम्स पे है। यानी मैं उन सिम्स की बात नहीं करता अगर किसी के पास एक से ज्यादा सिम है। ऐसे तो मेरा ख्याल है 17 करोड़ सिम है। तो 7 करोड़ ऐसी होंगी जो एक से ज्यादा सिम वाले हैं। 10 करोड़ आपके पास अगर सिम है, तो आपके पास तो सिर्फ टैक्स फाइलर ही 1 करोड़ भी नहीं होंगे। तो 9 करोड़ तो फिर बेचारे मर गए। उन पे अगर वो 100 रुपए का कार्ड लोड करेंगे तो 92 रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो 7.5 रुपए उनको मिलेगा, तो वो तो फंस जाएंगे बेचारे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई एक ऐसा मैकेनिज्म या वाया मीडिया निकाल। सकते? अच्छा सर, हमने ये भी सुना है कि आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो शेयर्स खरीदे हुए हैं ओडीसी और पीपीएल के आपने। तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि कैसा शेयर है ये? क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर को जो है वो इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, और क्या टारगेट होना चाहिए इसका आगे? नहीं, मैं स्टॉक चेंज में मेरा ख्याल है डील नहीं कर रहा बड़े अरसे से। और ना ही मेरा अब ये फोटे रहा है। हाँ, एक जमाने में आई वाज वन ऑफ द फंड मैनेजर, मुदारबा का मैं सीईओ था, तो मैं वहां से देखता था। बट लॉन्ग टाइम बैक सिंस मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में हूँ, टैक्स प्रैक्टिस से एडवाइजरी में हूँ। मैं इसके बाद मैंने ऐसे बहुत दूर हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कोई आखिरी जो मैंने डील या ट्रेड किया वो 3 साल पहले किया होगा। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है, नॉलेज होती है। शेयर्स अच्छे हैं बिकॉज हम इकोनॉमी तो देखते हैं। तो पीपीएल तो हम जब बचपन से ही सुनते थे, और मेरा ख्याल है मेरे नाना शायद उन शेयर होल्डरों में से थे जब ये पीपीएल गारंटीड लिमिटेड थी। और उसके मेरा ख्याल है वो शेयर होल्डर थे। तो वो विरसे में मेरी अम्मी को मिली है, उनके विरसे से हम भाई बहनों को मिलेंगी। तो उसका हम्म। मुझे नहीं पता, वो अभी मैंने देखा भी नहीं है कितने शेयर थे। बट हम्म। मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, मैं और मेरी पूरी फैमिली हम हम्म। दूर हैं। हम्म। अच्छा, लेकिन सर कल लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा केस पे, और लोगों का एक सवाल था, काफी हमारे पास सवाल आए, जिसमें से एक ही सवाल ये भी था कि ये जो ओटीसी और पीपीएल को जो 82 अरब रुपए जो है वो मिले हैं, तो ये डिविडेंड की सूरत में क्या ये दे देगा 1 साल में? क्योंकि एक लेटर भी आया था पिछले पिछले दिनों जिसमें गवर्नमेंट मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ वो सर्कुलर डेट की मद में था, तो वो पूरी एक साइकिल थी।
और हम्म, जैसे सर्कुलर डेट क्रिएट होता है ना, वैसे इसको हमने रिजॉल्व करनी। हाँ, वो प्लान मैंने बनाया था व्हेन आई वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो प्लान मेरे जिम्मे था, आईएमएफ को प्रेजेंटेशन भी मैंने की थी और उसमें काफी डिटेल हमने बताई थी। तो हम्म, वो अगर प्लान पे अमल दरामद होगा तो आपका सर्कुलर डेट गैस का वो कम हो सकता है, जिसमें सुई साउदर्न सुई नॉर्दर्न को पेमेंट करनी है, इनको पीपीएल और ओजीडीसीएल को, और हम्म, उन्होंने पे करना है डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट को, बिकॉज कि 84% या 85% ओजीडीसीएल का गवर्नमेंट के पास है, और 74% ऑफ पीपीएल इज ऑल्सो विद द गवर्नमेंट। और हम्म, गवर्नमेंट के इनके कुछ रिसीवेबल भी हैं, बेनजीर स्टॉक ऑप्शन स्कीम के भी हैं। कुछ गवर्नमेंट ने टीएफसी इशू किए हैं ओजीडीसीएल को पुराने, तो वो भी सारी पेएबल है। तो उसको हमने एक कंपोजिट प्लान बनाया था कि किस तरीके से आप सर्कुलर डेट को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट एंड तो दोनों मिनिस्ट्रियां बैठ के करेंगी, लीगल हिच कोई नहीं है। अगर वो परसू करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता अब उनके क्या इसमें इनके इम्कानात हैं और क्या वो सोच रहे हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम्म। तो सर थोड़ी सी इकोनॉमिकली बात कर लेते हैं। चाइना और जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना और सऊदीया, ये दोनों हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से जो है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, और अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ है। तो इंडिया को तो अमेरिका की दोस्ती से बहुत फायदा हुआ, हमने देखा काफी तरक्की कर ली है इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान को चाइना और सऊदीया दोनों की दोस्ती से बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को चाइना और सऊदीया की दोस्ती से कोई फायदा हुआ है अब तक? क्या पाकिस्तान ने थोड़ा सा जो है वो अपना चेंज किया है, थोड़ा सा रिदम, या जो है वो पाकिस्तान जो है वो अभी भी जो है वो चाइना और सऊदीया से सिर्फ जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है नहीं बढ़ रहा? आपको चाइना ने तो नहीं कहा था ना कि धरना दे, कहा था आपको? बिल्कुल नहीं। आपको चाइना ने ये भी नहीं कहा था कि आप हमारा जो गवादर का काम हो रहा है वो बंद कर दें। हम्म, आपको सऊदीया ने तो नहीं कहा था ना कि आप हमारा एक हमारे खिलाफ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाए मलेशिया और टर्की के साथ। हम्म, ना आपको मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मेरे खिलाफ बात करो। ना आपको ये इल्हाम हुआ था कि अमेरिका से साजिश हो रही है। तो क्या हम अपने गिरेबान में झांक के देख लें पहले? सही बात। ठीक है ना, तो पहले हमें बेटा अपने गिरेबान में झांकनी पड़ेगी चीजें कि हमने हम कहाँ गलत हैं। अगर हमारी पॉलिसी म्यूजिकल चेयर की तरह होगी कि हम्म, आज इधर कल उधर परसों उधर और तरसों उधर, तो फिर तो गॉड विल हेल्प यू। हम्म, मगर अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी रखें और हमारी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी हो, हम्म, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म, आप मुझे बताएं ना कि भाई जब आप सीपैक में जाते हैं हम्म, तो आपकी ये प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ थी 9% की, और एशिया में सबसे ज्यादा थी, इवन चाइना से ज्यादा थी प्रोजेक्टेड 25 की। चले मैं कोविड निकाल लूं, 2 साल आगे पीछे कर ले तो 6-7 की होनी चाहिए थी। हम्म, 6-7 का मतलब था आपका कि आपकी जीडीपी ग्रोथ में 21 लाख नई एम्प्लॉयमेंट आपकी क्रिएट होगी। तो हम्म, आज आपकी ब्रेन ड्रेन तो नहीं होती अगर आप मिनोअन या सीपेक को आप अगर आप चलाते। हम्म, आज आपके पास एक्सेस क्या कहते हैं, पावर कैपेसिटी तो नहीं होती कि आपको कैपेसिटी पेमेंट भरनी पड़ती। आज आपकी लोड शेडिंग तो नहीं होती। आज आपका ये इंटरेस्ट रेट तो नहीं होता। आज आपकी डॉलर पैरिटी तो ये नहीं होती ना। तो ये तो हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कुल्हाड़ी के पास हम पाँव लेके गए। हॉट मनी लाने के लिए आपको चाइना ने तो नहीं कहा था? कहा था आपको? नहीं कहा था। डिवेल्युएशन करना चाइना ने तो नहीं कहा था? इसमें सब जिम्मेदार है, मैं किसी एक को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। सब जिम्मेदार है। ये चाइना ने तो नहीं कहा था ना एग्रीकल्चर पर टैक्स ना लगाओ। ये चाइना ने तो नहीं कहा था ना कि बैंकों को कंसेशन दे दो। ये चाइना ने तो नहीं कहा था ना आपको, या सऊदीया ने तो नहीं कहा था कि एक्सपोर्टर पे टैक्स ना लगाओ। ये चाइना ने तो नहीं कहा आपको कि दुकानदारों पे टैक्स ना लगाओ। हम्म, ये सऊदीया ने तो नहीं कहा ना कि रियल एस्टेट वालों पे टैक्स ना लगाओ। हम्म, ये इन दोनों ने तो नहीं कहा था ना कि स्टेट बैंक को इतनी आजादी दे दो कि आप बोरो ना कर सको, कि इतने मजबूर हो जाओ कि 98% बैंकों का जो हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लग जाए। हम्म, ये सब हमारे अपने काम करे धरे। जब आपको प्राइस वाटर हाउस 2016 में कहता है कि आपकी मईशत
2030 में G20 भी होगी और आज 24वें नंबर पे है। आप इटली और कनाडा को पीछे छोड़ देंगे। तो क्या चाइना और अमेरिका ने कहा था आपको कि नहीं, आप अपने आप को धक्का मारो और 24 से 47वें पे जाओ? ठीक है ना? तो आप मुझे एक बात बताएं कि किसको, ये किसके हाथ लहू तलाश करेंगे हम? बात सिर्फ इतनी सी है, हमें अपने गिरेबान में झांक। और हम जब तक अपने आप को सही, आज भी देखें आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ, तो क्या हम्म, आईएमएफ से आप रेसिपी बना के, क्या आप अफादा होगा आपका? नहीं होता। जब नहीं होता तो हमारे दीन में भी है कि आप हट जाओ उस चीज से जिससे आपको अफाका नहीं है, जो फायदा नहीं है। आप अपनी रेसिपी ट्राई करो। जरूरत है कि आप इंपोर्टेड लेके आओ? क्या आपको यूएई ने कहा था कि गंदम इंपोर्ट करो और नायलों को बिठाओ? 1.2 बिलियन डॉलर की गंदम इंपोर्ट करो। क्या आपको चाइना ने कहा था कि आईएमएफ जब 6 बिलियन डॉलर का आपको लास्ट ईयर कह रहा था कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो आप एक्सेप्ट कर लो, जब आपके अपने लोग कहते थे कि नहीं होगा? तो ये सारे लम्हे फिक्रियां हैं। और अगर आज भी हमारी हुकूमत वक्त या कोई भी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मगर अगर आज फिर भी हम ये नहीं सोचेंगे, आज फिर भी हम इम्पल्सिव होकर एक ही बात करेंगे, जी आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ। आईएमएफ का कसूर नहीं है, वो तो आपको लेंडर है, वो तो बोलेगा जी मुझे ये चीजें चाहिए और आपको देनी पड़ेंगे अगर आप उसके पास जाएंगे। तो प्लीज ये कभी भी किसी को मुर्द इल्जाम ना ठहराए। उनकी उनकी दोस्ती जो है हमसे बिल्कुल अजीज है। चाइना के लिए 45 अरब डॉलर पाकिस्तान को देना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं। उनके लिए हमारी पोजीशन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। जियो, ये जियो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जियो स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, फॉर चाइना। मैं कैसे लेवरेज करता हूं ये मेरे ऊपर है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, हमारी हमारे लिए ये प्रॉब्लम अपनी खुद क्रिएटेड है। सर आपको लगता है तो क्या पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए? ये रिपीट कर देंगे जरा बेटा? सर तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए? क्यों कर लेना चाहिए? भाई जो इन्वेस्टमेंट लाता है वो मेरा दोस्त है। और जब आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे ना, तो आपको हम्म। एक काम करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए एफडीआई आ रही है, एफडीआई किस चीज में आ रही है? कि एफडीआई उस चीज में आ रही है कि जो इंपोर्ट की सब्सटीट्यूशन है, या एफडीआई उस चीज में आ रही है जो फूड सिक्योरिटी है, या एफडीआई उस चीज में आ रही है कि जो आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करेगी? ये तीन आपके बेंचमार्क होने चाहिए और उसके हिसाब से सारे इंसेंटिव्स आपको देने चाहिए। देखिए इंडिया में या हमारे दूसरे मुल्कों में उन्होंने एक पॉलिसी रखी है, नो फेवरेट चाइल्ड, नो पैराशूटर्स। अगर कोई भी फलानी प्रोडक्शन या बेंचमार्क इस प्रोडक्ट के अंदर अचीव करेगा तो वो मेरा फेवरेट चाइल्ड है, मैं उसको टैक्स कंसेशन दूंगा। हम तो इलाकों पे देते हैं और फिर कोई चेक नहीं है। तो फिर हम अपने पाँव पे, मैंने जैसे कहा ना बेटा, आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे सही सर, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो आर्मी जंग चल रही है हम देख रहे हैं, इसराइल की और ईरान की और गजा में, और अब जो है वो यमन भी इसमें जो है वो शामिल हो गया है। तो आप क्या समझते हैं आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस जंग का? देखिए जो दुनिया को नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उससे पाकिस्तान बच नहीं सकता। बट मैं इसमें, अगर अनलेस कि कोई इस्लामिक ब्लॉक का एक कोई यूनाइटेड डिसीजन, हम्म। मुझे कोई ऐसा इस वक्त कोई ऐसे खतरात जो पाकिस्तान के लिए या मुजम्मरात जो पाकिस्तान के लिए हों इस वॉर से, टू द एक्सटेंट जो हो रहे हैं वो तो सबको हो रहे हैं। एवरीबडी इज फीलिंग अ पिंच। यूक्रेन रशिया वॉर से भी हो रही है, इन दोनों से भी हो रहा है। अब अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि अमन कायम हो और हमारे जो बहन भाई फलस्तीन में है उनकी अल्लाह मदद फरमाए। और बिल्कुल। जहां जहां हमारे, जहां पर अमन नहीं है, मैं ये कहूंगा जहां भी अमन नहीं है, अल्लाह सब जगह अमन कायम करे ताकि ये इंसानियत रहे। देखिए सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। इंसानियत, ये हमारे मजहब में है कि एक नाह कत्ल का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन हो, सब अमन से रहें और सब
अल्लाह अल्लाह की कुदरत से फैजियाब। बिल्कुल सही। सर तो मैं लास्ट आपसे पूछूंगी, जैसे कि आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में आपने तकरीबन 3 साल हो गए, आपने कोई काम नहीं किया, आप जो है बिल्कुल दूर। लेकिन हम मेरे हमारे सुनने में ये आया था, हमारी टीम के सुनने में, कि आप जो है वो काफी टॉपिक्स भी दे रहे हैं आजकल सीएसएस के बारे में। हो सकता है ये नेगेटिव खबर हो, रूमर हो। तो जो है वो हम सेशन को भी रैप अप करते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप जो है वो टॉपिक दे रहे हैं सीएसएस के बारे में। मैं आज आपको यकीन से कह सकता हूँ, पूरे स्टॉक मार्केट में, सीडीसी में, एनसीसीपीएल, आप चेक कर लें, मेरा कोई अकाउंट। अल्लाह हाफिज।